मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जनाब आसमा जहांगीर साहिबा ने फरमाया था, कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने कहा था, मुझे उनका एक याद आ रहा है एक कोट कि एवरीथिंग इज़ अ रिस्क इन पाकिस्तान। इफ़ यू डिफेंड विमेन इट्स अ रिस्क, इफ़ यू डिफेंड नॉन मुस्लिम्स इट्स अ रिस्क, इफ़ यू discuss religion it's a risk, but you can't really sit there like a vegetable in your own society. तो ऑब्वियसली लाइक अ वेजिटेबल इन आवर ओन सोसाइटी हम इस तरह तो कुर्सी पे नहीं बैठे रह सकते, हमें बोलना तो कुछ पड़ेगा और हम बोलते रहते हैं, और रिस्क विस्क तो छोटा मोटा हम ले ही लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान के जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स के कुछ ना उनके ऊपर पैमरा के नोटिस आ गए हैं, और मेरा ख्याल है कि एक दो चैनल ऑफ एयर भी हुए हैं। इसकी वजह ये है कि हो कुछ यूँ रहा था कि एक एंकर साहिबा का प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको एंकर का नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने नाम बताया तो फिर तो देखिए मैं जो बोलूँगी वो सब कुछ पता चल जाएगा कि ये तो ये बोल रही हैं। तो मैं नाम लिए बगैर जब बोलूँगी तो फिर कोई सबूत नहीं होगा किसी के पास कि मैंने क्या बोला, किसके मुतालिक बोला। मैं किसी के मुतालिक भी कोई भी बात कर सकती हूँ, ओके। तो वैसे लोग इतने मासूम हैं तो नहीं, लेकिन चलें, कहने में क्या हर्ज है। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने वो एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें बात हो रही थी ये जो गवर्नमेंट की मॉन्टेसरी में पहला इनाम दिया गया ना, और फिर दूसरा इनाम, ये जो पहले इनाम दिया जा रहा है इनको तालियां, दूसरा इनाम दिया जा रहा है इनको तालियां, तीसरा इनाम दिया जा रहा है इनको तालियां, हौसला अफजाई का इनाम जो है दिया जा रहा है इनके लिए भी तालियां। वो जो मॉन्टेसरी के बच्चों को इनामात दिए गए ना, बहुत अच्छी कारकर्दगी पे कि 3 सालों में कैसी कमाल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुकूमत ने दिखाई है, तो वो कहीं डिस्कशन हो रही थी उसके ऊपर, और कहा जा रहा था कि जो पहला इनाम दिया गया, पहला अवार्ड दिया गया है, ये जो है ये किस बिना पे दिया गया है। तो वैसे तो हमें पता चला है कि कोई 6,000 के करीब सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं और पता नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन कोई मेरा ख्याल है कि 100-200 अरब जो टोल टैक्स है वो शायद ज़्यादा हो गया। लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छी कारकर्दगी पर दिया गया पहला अवार्ड। तो वहीं पर एक साहब बैठे हुए थे गेस्ट के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि किस बिना पर दिया गया है। तो अच्छा, वो आपको याद नहीं है कि वो जो पुरानी साहबका बेगम साहिबा थी, उन्होंने किताब लिखी थी उसमें, तो बस फिर डिस्कशन आपको पता ही है फिर कहाँ से कहाँ निकल जाती है। लोग बड़े ख़राब हैं, बहुत ये तज्ज़ियाकार जो है ना इस तरह की बातें बहुत करते हैं। तो बस फिर वो जनाब नोटिस आया और उसके बाद से चैनल ऑफ एयर हो चुका है वो वाला। तो अच्छा, सिर्फ यही नहीं, फिर ये भी कि आप देखिए कि कैसी कैसी बातें लोग सामने ला रहे हैं। इससे पहले कि मैं उस तरह बढ़ूँ जो असल में बात हमने करनी है, और वो ये है कि बस ये अपोजिशन के पास जो है ना, ये मार्च का महीना है, मार्च के महीने में अपोजिशन ने जो करना है कर ले, फिर कोई सुनवाई नहीं होनी, फिर अपोजिशन के पास जगह नहीं मिलनी मुंह छुपाने को, सर छुपाने को, या जेलें या नैब। वो तो ऑलरेडी खैर जेलों में और नैब में है। ये क्यों है ऐसा, और जो अपोजिशन इतनी जल्दी हरकत में आई है वो क्यों आई है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब निकले और उन्होंने कहा कि फटाफट जाके मुलाकातें की। बेशक वो अपना खाना नहीं लेकर गए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भिंडी और दाल चावल खाता हूँ हमेशा। तो भिंडी और दाल खाने वाले जो हैं वो हमेशा अपना खाना साथ लेकर जाते हैं। हालांकि भिंडी और दाल तो कहीं भी पक सकती है, लेकिन चले बहरहाल उनकी मर्ज़ी, उनका परहेज़ी खाना होता है। वो अपना खाना लेकर पहुँचे, लेकिन पहुँच गए। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर उन्होंने काफली पंजाब में जो है उन लोगों से लाहौर में आके मुलाकात की, चौधरी शुजात वगैरह से, फिर MQM, ये सब मुलाकातें हुई। और अब कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरी अपोजिशन के साथ मिलकर जो फैसला हुआ है, जो अनाउंस किया, वो ये है कि अपोजिशन सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस वोट लाएगी, यानी सबसे पहले कोशिश की जाएगी तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाने की और वज़ीर आज़म को उतारने की फौरी तौर पर। ऐसा क्यों है फौरी तौर पर? इसलिए ये है कि कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन के पास ये फरवरी एंड मार्च, ये 2 मंथ हैं कि इसमें जो करना है कर डालें। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब अप्रैल के महीने में कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला कर लें और कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दें। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने कुछ पोस्टिंग्स जब हो रही थी ना बहुत अहम, तो हमने कहा था कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, बहुत ही ख़राब बात हो रही है, तो मामला बहुत बढ़ गया है, मुल्क से बाहर इस पर बातें हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि उस तरफ से कोई फ़ैसला आए तो इससे पहले वज़ीर आज़म साहब भी कोई फ़ैसला सुना दें, किसी को उतार दें, कुछ कर दें। तो बात यही कही जा रही है कि अब अप्रैल के महीने में हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए कि अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनको, मतलब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आप कह लें पोस्ट कही जाती है, वैसे तो सबसे बड़ी पोस्ट वैसे प्राइम मिनिस्टरशिप होती है, लेकिन चलें आप जानते हैं हमारे मुल्क में, तो हो सकता है कि वहाँ पर किसी को लाने का, किसी की तकर्रुरी का फ़ैसला कर लिया जाए।
और अगर वो हो गया तो फिर अगले 5 साल डंके की चोट पर वज़ीर आज़म साहब अपने हुकूमत करेंगे, और जो अपोजिशन है उसको फिर ठोक बजा के जो वो कहेंगे अच्छा मेरे खिलाफ आप ये कर रहे थे, आप मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे थे, तो अब मैं बताता हूँ आपको। खैर बता दो, अभी भी वो रहे हैं कंटेनर पे, तो हर वक्त चढ़े ही रहते हैं। तो ये है सिचुएशन। और अगर हुकूमत, अब वैसे तो अब ये फैसला हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अपोजिशन ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट आने लगा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। वो कामयाब होता है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है। अब देखें उसमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ अपोजिशन को मिलाना पड़ेगा। MQM से बात हो रही है, पंजाब में यहाँ पे चौधरियों से बात हो रही है, ये सब चीज़ें जो ये चल रही हैं। लेकिन क्या जब ये फैसला हो गया और मौलाना फजलुर रहमान ने इस अनाउंसमेंट कर दी, तो आपके ख्याल में जो वज़ीर आज़म है वो हाथ पे हाथ धर के आराम से बैठे रहेंगे? और इसमें सबसे बड़ी बात जो है भाई, वो तो अगर तो सेम पेज है तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर तो जो अभी बातें की आगे हो सकता है कि वो तकर्रुरी उनको करने ना पड़े, लेकिन वज़ीर आज़म इसको खेलेंगे। ये शतरंज की बिसात जो है ना वो बिछ चुकी है। वो इसको अगले 2 महीने इस तरीके से खेलेंगे कि या तो मेरे सर पर हाथ रहना चाहिए और अगले 5 साल मुझे मिलने चाहिए, और अगर मेरा साथ नहीं दिया जा रहा, और यानी ये कि मुझे खुल के खेलने की नहीं दी जा रही, और जिस तरह पहले खुल के खेलने का मौका दिया गया और साथ दिया गया, सपोर्ट किया गया इस हद तक कि जितने कवानीन थे दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, वो एक के बाद एक एक्सेप्ट होते रहे। स्टेट बैंक का कानून हमने जो है वो करवा लिया, और वो किस तरह के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको फ़ोन जाते हैं, और फिर जब किसी का फ़ोन जाता है तो वो कहते हैं कि भाई क्या करें, ये तो पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो उस फ़ोन पर येस ना करे और उसको जाना ना पड़े। तो उस तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से तो ज़ाहिर है कोशिश यही होगी, यही कहा जाएगा कि वैसी सपोर्ट हमारे साथ रहे और रहनी चाहिए। और अगर ये जो हाथ है ये सिरकता हुआ नज़र आया तो फिर फैसला अप्रैल के महीने में हो सकता है फैसला कर लिया जाए कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो अगर ये किया गया तो फिर अपोजिशन के पास उसके बाद, क्योंकि जो उनको चाहिए होंगे अगर वो उनको मिल गए, तो फिर अपोजिशन के पास कोई ऐसी टूल नहीं होगा, कोई ऐसा कार्ड नहीं होगा कि वो खेल सके और ख़ुद भी बच सके। मुंह छुपाने को, ख़ुद को छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता ही दे रही हूँ। अब देखिए नाम मैंने किसी का नहीं लिया इस दौरान है, कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने सारी बात आपके सामने रख दी है। समझ आ गई ना आपको? इसमें जो मेंबर्स हैं उनको तो मिलाने की सारी बात है ना कि आप किसको अपनी तरफ कर लें। अपोजिशन क्या ये कर पाती है? क्योंकि बस महीना जो है यही है, मार्च में कर लें, उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि नहीं, उसके बाद मुश्किल होगा। अच्छा, और अब आपको पता चला शेख रशीद साहब ने जो ये बात कही है कि ये बस अप्रैल के महीने तक ये 50 दिन है और इसके बाद देखेंगे ये कैसे इनका जो है वो धड़म तख्ता होता है। तो क्या क्या बताऊँ, और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको वो भी बताऊं जो मैंने कहा था कि वो कहानी कि ये जो तख्त लाहौर की बात है, वो जो अंदरूनी घर की बातें हैं, तो चलें ओके। नाम लिए बगैर अब जाहिर है कि मुझे पता है कि आप लोग जो है वो पूछे बगैर तो छोड़ते नहीं हो, तो कहते हैं कि तो कोई ख़ास बात नहीं है। वो देखिए मैं ये समझती हूँ कि घर में जो है वो नाइतफाकी तो होती रहती है, ऐसी कौन सी बात है, मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह के झगड़े वगड़े तो चलते ही रहते हैं। तो वो कहीं किसी ने जो है वो लिख दिया और कहा, और एक अखबार है वो वैसे इतनी क्रेडिबिलिटी उसकी अखबार की, कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त लिखता है लेकिन कोई इतना बड़ा अखबार नहीं है। नेटफ्लिक्स पर एक ड्रामा सीरीज़ है ब्रिजर्टन, उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ये होता है कि पूरे सिटी में ख़बरें फैलती हैं और एक अखबार जारी होता है और वो अखबार घर घर जाता है और तमाम ख़वातीन उसको पढ़ती हैं। उसमें स्टोरीज़ होती हैं और वो सारी स्टोरीज़ उसी मतलब सोसाइटी की हैं, उसी शहर की स्टोरीज़ हैं और हर घर की स्टोरी है, और जो वो लिख रहा है उसका नहीं पता चलता कि ये लिख कौन रहा है। तो वो जो है ना, अब मैं आपको वही जो घर घर की स्टोरी मैंने आपको बात की, तो वो बात दरअसल ये थी कि देखिए नाचाकी वाचाकी तो होती रहती है। वो दरअसल हुआ ये है कि वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि बादशाही वक्त जो है वो इतने नरम दिल के मालिक हैं कि वो ख़वातीन को तो बिल्कुल भी वो ना नहीं कर सकते। यानी कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल सख्ती से नहीं बोल सकते, और वो तो मर्दों से भी सख्ती से नहीं बोल सकते। तो सिचुएशन ये है कि कुछ थोड़ी सी जो है वो हुआ, ऊंच नीच हो गई, और उस पर यह था कि कुछ तकर्रियाँ थी, पोस्टिंग्स थी और कुछ कमीशन वमीशन इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, उसके ऊपर जो है आप देखें, ऐसी कौन सी बात है भाई, हमारी सोसाइटी में तो आप देखें दूर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, ये तो इतना करीबी रिश्ता है, दूर दूर के रिश्तेदार भी पहुँच जाते हैं कि देखो
हमारा ये काम करवा दो, हमारा ये काम कर दो, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें गाड़ी दिलवा दो, चलो वो ले जाते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये तो होती रहती हैं सोसाइटी की बातें। तो वो कहीं उन्हें ये पता चला तो बादशाह वक्त ने कहा कि ये क्या है भाई, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी किया है, ये क्यों किया है, इसकी तो कोई इजाज़त नहीं है भाई इस तरह की, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मैं तो कर नहीं रहा कुछ, तो सारा कुछ जो है वो इल्ज़ामात फिर भी मुझ पर आ रहे हो, तो कर कोई और रहा है। तो जनाब जो रानी साहब हैं वो तख्त लाहौर में कहा जा रहा है कि मौजूद हैं, और वो कुछ नाराज़गी वराज़गी चल रही होगी या नहीं। मैंने कहा ये तो आम सी बात है, देखिए घर की बात है, इसमें ऐसी कोई बात करने वाली नहीं है। और फिर ये भी कि वो याद होगा आपको एक मामला था, कोई बहुत ही कीमती हार था, उसका भी जब पता चला बादशाह वक्त को कि अच्छा ये भी जो है ये मेरे ऊपर बात आ रही है, तो बात तो मैंने की ही नहीं, ये तो मेरा कसूर नहीं है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर भी वो बड़े सख्त खफा हुए। अब देखें ये सारी मुझे तो गपशप ही लग रही है, यानी बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो ये सिचुएशन है, और मैं ये सोच रही हूँ कि उनका हाथ तो सर पे रहता ही है जिनका शेख रशीद साहब कहते हैं, लेकिन एक ये वाला हाथ भी सर पे तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इधर से वो वाला हाथ तो हटे ना हटे, इधर का हाथ हट गया तो बस फिर, क्योंकि यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि भाई हुकूमत तो दिलवाई, यानी ये कि मिली ही इस तरह है। हम तो ये बात करते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरह बात की जाती है। वैसे बड़ी ये अजीब व गरीब और फजूल बातें हैं, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि बड़ी 30 साल की स्ट्रगल है, जिसके बाद बड़े ख़राब और क्या क्या कुछ देखा है, सब कुछ उसके बाद हुकूमत मिली है। लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि हुकूमत के अपने अंदर के लोग कहते हैं, बल्कि पार्टी के लोग ये कहते हैं। ये तो वाकई लगता है कि बनवाया इन्होंने, इतने अरसा 30 साल तो मिली नहीं, अब आके मिली है। लेकिन इसमें एक और अहम बात यह है कि लोग अमेरिका से हालात अच्छे करने के लिए हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उन तक कोई पैगामात पहुंचा रहे हैं। अच्छा ये हुआ किस तरीके से कि जो अबसार आलम साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जो गद्दार थे अब वो मुहिब वतन होने जा रहे हैं। तो जो गद्दार थे वो तो आप जानते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब को तो बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है कई सालों से गद्दार करार दिया जा चुका है। लेकिन जब वक्त पड़ता है तो गद्दार देखिए किस तरीके से काम आते हैं। गद्दार और एजेंट जो है ना, जिनको कहते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिर उनसे काम भी लिया जाता है, और उनको कहते हैं कि भाई अब तो ज़रूरत पड़ गई, अब आप गद्दारी की लिस्ट से निकल चुके हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि वो गद्दारी की लिस्ट से अब निकल चुके हैं, और वहाँ पर अमेरिका में जो हालात और मामलात हैं उनको शायद उनके ज़रिए से हल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखें पता चल जाएगा कि हद तक ये है। वैसे तो हुसैन हक्कानी साहब ने ये कहा है कि नहीं, मैं इस तरह की जो है वो कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया इस हवाले से। अबसार आलम साहब ने हुसैन हक्कानी के हवाले से और इस हवाले से जो ट्वीट की वो ये थी कि हुसैन हक्कानी जो कभी गद्दार थे अब मुहिब वतन करार दिए जा चुके। यूरोप में दो दिल चुपके चुपके मिले, दिल मिले तो अपनों की आशीर्वाद से, लेकिन यहाँ से मिलने के लिए जाने वाला अपने बेहतर मुस्तकबिल का पान भी लगा रहा है। इसके ऊपर हुसैन हक्कानी ने उनको सब ट्वीट किया और जवाब दिया, और उनका ये कहना था, ना हम किसी के कहने से गद्दार हुए, ना ही किसी के कहने से मुहिब वतन बनेंगे। आपको पता है मैं ना पान खाता हूँ और ना खिलाता हूँ। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अबसार आलम ने उसको फिर सब ट्वीट किया, और उन्होंने कहा, जी सही फरमाया आपने, किसी के कहने से ना कोई गद्दार हो जाता है और ना मुहिब वतन, इसलिए ये प्रैक्टिस जितना जल्द बंद हो जाए उतना अच्छा। पान खाने खिलाने के बारे में मैं आपकी राय, मुझे तो पता है, किसी और पान के आदि को इसका पता है या नहीं, इसका मुझे नहीं पता। तो मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो कि वो पान के बजाय जो है वो चूना ही लगा दे, चूना ना लगाए, बस ये देख लीजिए। इसकी वजह यह है कि हमारी तरफ से तो इस तरह की जो है कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो एक बड़ा, उनको जो है गद्दारी का कई सालों से उनके ऊपर लेबल लगाया हुआ है। हालांकि वो इतने लर्नर्ड पर्सन है, इतने एक्सपर्ट, एक ऐसे वो डिप्लोमेट हैं, और बहुत ही कमाल जिसे कहते हैं कि काबिल शख्सियत है, बहुत तालीम याफ्ता और काबिल इंसान है वो। तो उनको हम ऐसे लोगों को बड़े नुकड़े लगा देते हैं ना, हम कहते हैं कि वो, अब देखिए कि इतने सालों में अगर वो एक, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े नज़दीक हैं, यानी कि उनकी वहाँ पर से है। पहले भी जब उस वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं थे जो बाइडेन, जब आए थे पाकिस्तान तो वो हुसैन हक्कानी के उससे ही आए थे। और ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से कि जो वहाँ पर इतने अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो उनसे तो हमें अच्छे ताल्लुकात हमारी हुकूमतों को और इस्टेब्लिशमेंट को रखने चाहिए, ताकि वहाँ पर अपनी बात पहुँचाई जा सके, अपने काम निकलवाए जा सके। अब जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि देखिए इंडिया की कितनी बड़ी लॉबी है उन कंट्रीज़ में, इंडिया की लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में और इन तमाम कंट्रीज़ में, और पाकिस्तान की लॉबी कहीं नज़र ही नहीं आती।
इसकी वजह ये है कि अमेरिका की लॉबी स्ट्रांग है, वो अपने लोग वहाँ पर लगवाता है, वहाँ पे अपने काम निकलवाता है, और फिर आप जो फिर चीखते हैं हम कि जी हमारे खिलाफ भी काम हो रहे हैं। तो हमारी जो लॉबी है, हुसैन हक्कानी साहब जैसे लोग इतने काबिल, इतने लर्नड, उनको तो हम गद्दार कह के बस नुकड़े लगा देते हैं, हम तो उनको भूल जाते हैं। तो ये होता है फ़र्क, यही वजह है फेलियर की और सक्सेस की। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।